नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। संसद में राहुल गांधी की मौजूदगी और विवादों का पुराना नाता है। वो संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भिड़ते नजर आए, जिसको लेकर उनकी खूब फजीयत भी हो रही है। इधर संसद में फजीयत कराने के बाद अब वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस कल एक बड़ी रैली भी कर रही है। रैली के लिए भीड़ जुटाने का जिम्मा कांग्रेस की कद्दावर नेताओं को दिया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी के आदेश पर सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया गया है। इधर रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को लेकर राहुल गांधी कई समस्याओं में फंस चुके हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी विदेशी नागरिकता को लेकर रायबरेली कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है। तो कैसे चौतरफा गिरे हैं राहुल गांधी, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, जिस तरह से राहुल गांधी संसद में आक्रामक दिखे, लेकिन नतीजा सिफर क्यों? देखिए, आक्रामकता इसको नहीं कहते हैं, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। आक्रामकता उसको कहते हैं जो जंगल में शेर दिखाता है। अगर शेर के सामने लोमड़ी और भेड़िया आक्रामक हो जाए तो वो क्या करता है? वो अपनी जान से हाथ गंवा देता है। यानी कि अगर आप आक्रामक हो रहे हो और आपके पास मुद्दे वो है जिसको सामने वाला पहले से ही जानता है कि इस पर हम इसे घेर सकते हैं, तो उस समय इज्जत बचाने का तरीका यही है, जान बचाने का तरीका यही है कि आप शांति से कुछ चीज़ों को सुनो, इंटरफेयर न करो, ताकि न विवाद पैदा हो और न ही उसको लंबे समय तक उस विवाद को जाना जाए, पहचाना जाए। ये अमित शाह से भिड़ने के लिए चले गए। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अमित शाह ने सवालों का जवाब दे दिया कि भाई तुम्हारे सवालों का क्या, तुम्हारे पूर्वजों के सवालों का भी जवाब हमारे पास है। ये प्रधानमंत्री की परंपरा तुम्हारे परिवार में कैसे आई, इसका जवाब पहले दे देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कैसे अंतरिम प्रधानमंत्री बने किसी भी प्रोविंस के तरफ से भारत में। उस समय तो जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में वोट नहीं हुआ था। जेबी कृपलानी थे, सरदार पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू थे, यही तीनों मैदान में थे। तो जेबी कृपलानी तो बाहर निकल गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोल दिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की बात थी, सारे तो सरदार पटेल की तरफ से। एक जेबी कृपलानी को वोट मिला था। अगर वो विड्रॉ कर गए तो जेबी कृपलानी अपना वोट दिलवा सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन 13 में से 12 वोट जिस पटेल को मिला उसको आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके हटा दिया और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। वहीं से तो आपकी परंपरा आई। अगर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाता, उस समय वोटिंग की वैल्यू होती, तो फिर उसके बाद सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते, तो हो सकता है सरदार पटेल की परंपरा चलती, उनके परिवार भी राजनीति में एक्टिव रहते। ये मनीबेन पटेल ऐसे ही एक सांसद बन के और फिर से इतिहास के पन्नों में गुम नहीं हो जाते। सरदार पटेल के कितने लोग हैं परिवार के जो राजनीति में हैं। या फिर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ये वोट चोरी क्या होता है? इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह डायरेक्ट कहते हैं प्रधानमंत्री अगला कौन होगा? राजीव गांधी, जिसका 3 साल का पॉलिटिकल अनुभव। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी आते हैं राजनीति में। लेकिन नहीं, जैसे कि ये राजशाही है कि राजा की मौत हो गई तो युवराज ये हैं, इनको राजा बना दिया जाए। तो ये वोट चोरी की परंपरा तो तुम्हारे परिवार से शुरू होती है। राहुल गांधी को ये समझ नहीं आता कि इतने सालों से इनकी पार्टी चल रही है, इनके परिवार ने सबसे ज़्यादा सरकारें चलाई, शासन में रहे, और उसके बावजूद आप उन सवालों पर भिड़ोगे जिसमें आपके खिलाफ सैकड़ों सबूत हैं, तो इसलिए वहां से बेइज्जत होकर संसद से तो भागना ही पड़ा। वॉकआउट कर गए। कर लो वॉकआउट कर लोगे संसद के अंदर से, लेकिन जो लाइव टेलीविजन पर चल रहा है उस आवाज को कैसे दबा पाओगे? संसद टीवी तो लाइव चलता है। और संसद के अंदर जो अमित शाह ने बातें रखी, क्या उसे दबा पाओगे? लोगों के पास तो पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास पहुंचे ना पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें सुनाने के लिए वो बात नहीं कही जा रही है, जनता को बताने के लिए बात कही जा रही है कि देखो ये चोर परिवार आज चोरी की बात कर रहा है। वोट चोरी करने वाला परिवार वोट चोरी की चर्चा कर रहा है। किरण रिजिजू से भिड़ गए, किस बात के लिए? पोल्यूशन से बड़ी समस्या हो रही है। पोल्यूशन एक मुद्दा है, दिल्ली एनसीआर का बड़ा मुद्दा है और उस पर धीरे धीरे काम किया जा रहा है और काम हो भी रहा है। जैसे उसी तरीके से
कि इनके पूर्वजों ने, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं। तो ये लोग तर्क देते हैं कि नहीं, ये कोई परंपरा, ये तो धीरे धीरे गरीबी हट रही है। आज जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं चल रही है उसमें भी गरीबी हट रही है, उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका है। तो धीरे धीरे ही पोल्यूशन खत्म होगा। लेकिन ये दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन, ये इलिटरियन सोसाइटी की चीजें, क्या पूरे देश में ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। फिर भी किरण रिजिजू ने डांट कर बता दिया कि देखो हमने क्या क्या काम किए हैं, आपने क्या किया था इतने सालों में। ये आज अचानक से पोल्यूशन की समस्या दिल्ली एनसीआर में तो नहीं बढ़ गई, ये तो पिछले 25 सालों से बढ़ रही है जी। तो ये हर जगह पर वैसी ही स्थिति में जाते हैं, दौड़ते हुए गए और फिर बैठे और फिर पीछे मुड़कर धीरे धीरे रेंगते हुए वापस आए। ये इनकी नियति बन चुकी है। इसलिए जब तक अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाओगे, जब तक लोगों के बीच अपना सम्मान नहीं बढ़ाओगे, फिर न पार्टी का सम्मान बचेगा और न पार्टी के सांसदों की संख्या बचेगी। तो इसलिए राहुल गांधी एकमात्र कारण है जो कि कांग्रेस को इस मुहाने पर खड़ा कर दिया है, जहां से धीरे धीरे इसका क्षरण ही होगा। ये बीच में थोड़ा बूस्टअप मिल गया, लेकिन 99 पर जाने के बाद ये सांप सीढ़ी के खेल में फिर 0 पर आ जाता है। ये धीरे धीरे 0 की तरफ ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसी समस्या राहुल गांधी के अंदर है जिसका समाधान कांग्रेस के पास भी नहीं है। बिल्कुल, वोट चोरी के खिलाफ अब कांग्रेस बड़ी रैली भी करने जा रही है, लेकिन इस रैली से पहले भी कई चुनौतियां राहुल गांधी के सामने खड़ी हैं। देखिए, रैली करने जा रही है, रैली के बाद भी वही स्थिति होगी, क्योंकि रैली में पहले इन लोगों ने क्या कहा, कांग्रेस की रैली है, वोट चोरी पर SIR के खिलाफ कांग्रेस की रैली। अब उसके बाद इनको धीरे धीरे लगने लगा यार कांग्रेस करते रहेंगे तो समस्या ये हो जाएगी कि इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर हमसे छिटक जाएंगे। अब ऐसा ना हो कि तमिलनाडु में चुनाव लड़ने के लिए जाएं और स्टालिन कहे कि बाय बाय, अब छोड़ो, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आपको सीटें देने का मतलब है हरवा देना। अगर बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन की बात करें, वो भी कह दे नहीं केरल में नहीं है, यहाँ भी नहीं रहेगा, हम अकेले ही सही हैं, पिछले बार साथ में लड़के क्या कर लिए, तुम भी 0 पर आउट, हम भी 0 पर आउट। तो इसीलिए इन लोगों को लगा नहीं, इंडी अलायंस को साथ लेकर चलना चाहिए। इनवाइट करने लगे सारे पार्टियों को इंडी अलायंस की पार्टियों को इनवाइट किया है। अब देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन मंच शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने क्या किया, एक और हाइड्रोजन बम के लिए बारूद तैयार किया। ये चार्जशीट दायर करवा दिया कर्नाटक में आलंद विधानसभा क्षेत्र वाला, जो हाइड्रोजन बम लेकर आए थे राहुल गांधी, जो फुस हो गया था। तो यही चर्चा करेंगे कि देखो कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी किया। एक क्षेत्र विशेष में पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व लोगों को, वर्तमान में तुम्हारा विधायक जो वहां है वो वोट चोरी करके नहीं जीता, लेकिन जो हार गया वही वोट चोरी करने वाला है। तो ये कॉन्स्पिरेसी का तरीका कांग्रेस का है। इसलिए इस रैली से पहले जो योजनाएं इन लोगों ने बनाई थी वो योजना तो धराशायी हो गई। अब चल रहा है पैसे का खेल। अब चल रहा है अपने सांसदों से बात कर रहे हैं कि नहीं, ये कद्दावर नेता जो आपने कहा, कांग्रेस में कोई कद्दावर नेता है नहीं। कांग्रेस में वही नेता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जो वोटर हैं, जो किसी भी स्थिति में उनको वोट नहीं दे सकते, चाहे तो उन क्षेत्रों से जीत कर आया है या उन क्षेत्रों से जीत कर आया है जहां पर सोशल कॉम्बिनेशन इनके अलायंस पार्टनरों के साथ मिलकर कुछ बेहतर बन जाता है, कुछ वोटों का अंतर बन जाता है और वहां से जीत कर आए हैं। कद्दावर कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो किसी भी क्षेत्र से जाकर चुनाव जीत सके। राहुल गांधी खुद नहीं है कि वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र से अपने आप को खड़ा कर ले और चुनाव जीत जाए। वो एक स्पेसिफिक क्षेत्र ढूंढते हैं। रायबरेली, अमेठी से तो हार ही गए थे, उसके बाद वायनाड जैसा क्षेत्र जहां पर 70% मुसलमान हो, सुरक्षित सीट, तो सुरक्षित सीट ढूंढने वाले लोग कभी भी कद्दावर नेता नहीं हो सकते। वो ऑरा होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र से लड़ेंगे और जीत जाएंगे। तो ये स्थिति अभी यही है कि अभी चल रहा है चारों तरफ से, जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट इनका है, हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, उन जगहों में पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को भेजने की कोशिश है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अखिलेश यादव से उधार लिया गया है। कुछ और लोगों से कहा गया है कि कम से कम 2-4 लाख लोग तो ले आओ। नेताओं का मंच पर जमावड़ा हो सकता है, लोग नहीं दिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। अभी रैली के बाद पता चलेगा कि और कितना ह्यूमिलिएट होना बाकी है राहुल गांधी का। लेकिन इससे पहले चुनौतियों की बात जो चल रही है,
ये केवल यही चुनौती नहीं है, कोर्ट में भी चुनौती है। बिल्कुल। ये कोर्ट की चुनौती छोटी मोटी चुनौती नहीं है। ये डेट बढ़ गया है, 12 दिसंबर को होना था वो 22 दिसंबर को हो गया, लेकिन इसके पीछे का रीजन बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जो अभी पिटीशन दायर किया है विघ्नेश शिशिर ने, उसमें कहा गया है कि पिटीशन में इलेक्शन कमीशन भी इसमें एक रिस्पोंडेंट होगा, इसमें ईडी भी रिस्पोंडेंट होगा, यानी कि ईडी को भी हमने दिए हैं वो सबूत, इलेक्शन कमीशन को भी दिए हैं, पुलिस को भी दिए हैं, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी दिए हैं। हमने सारे जगह पर सबूत दे रखे हैं। तो ये सारे रिस्पोंडेंट हैं, वो रिस्पॉन्स तो करें कि हमने जो सबूत दिए उस पर क्या हुआ। तो इसलिए रायबरेली की कोर्ट ने समझा कि इतने सारे ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स है जो इसमें रिस्पोंडेंट है, तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं करता सुनवाई आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ जो इस बार सबूत दिए गए कि एक पासपोर्ट की कॉपी है, इनके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के आधार पर इन्होंने लंदन में बिजनेस शुरू किया था बैकअप्स लिमिटेड, वो बैकअप्स लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट में इनका ब्रिटिश सिटीजनशिप वाला वो कॉलम है। उसके बाद जिस घर के आधार पर इन्होंने कंपनी बनाई उसका एड्रेस है, और राहुल गांधी का वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि ये ड्यूअल सिटीजनशिप का फायदा उठा रहे थे। और इसीलिए जब इनको जानकारी मिली 2004 के बाद, तो इन्होंने उस कंपनी को ही डिजोल्व कर दिया। वो कंपनी कंटिन्यू होना चाहिए था, कंपनी को ही डिजोल्व कर दिया, अपने आप को उससे बाहर निकाल लाए। तो इसलिए ये मामला लोकल कोर्ट में गया है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह चेहरा देख देख के सीधे बाहर नहीं कर देते, वहां पर ये सुनवाई चलनी है। और इन सब जगहों से वो बातें आएगी कि ईडी ने अब तक क्या कार्रवाई की इसके ऊपर, उसके ऊपर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की, क्या राहुल गांधी की सांसदी पर कोई सवाल किया कि आप अगर यहाँ के नागरिक नहीं है तो सांसद कैसे हो सकते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे कोर्ट में मिलेगा। अभी तो नागरिकता पर इनका पेच फंसा हुआ है, जब फैसला आएगा तो उसके बाद न सांसदी रहेगी न नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी रहेगी। ये चलकर फिर संसद में जाएंगे नहीं तो इनकी भिड़ंत कैसे रिजिजू और अमित शाह से होगी, ये टेंशन कांग्रेस की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी अपने अति आत्मविश्वास के शिकार हैं। शायद यही वजह है कि वो अक्सर बड़ी मुसीबतों को खुद दावत दे बैठते हैं। संसद में अब तक जो चर्चा हुई उसमें उनके हिस्से में सिर्फ विफलता आई है। वहीं 14 दिसंबर की होने वाली रैली में राहुल क्या कहते हैं और कितनी भीड़ जुटती है, कांग्रेसी कितनी भीड़ जुटा पाते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल तो राहुल गांधी की दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।